हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। एंड लास्ट टॉपिक में हमने 74वें संविधान संशोधन की विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई थी। स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कैसे दिया गया, नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं, नगरीय संस्थाओं का निर्माण कैसे किया जाता है, वहाँ पर आरक्षण की क्या व्यवस्था है। आज हम नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यकाल के बारे में डिस्कस करेंगे। 74वें संविधान संशोधन से पहले नगरीय स्थानीय संस्थाओं का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं था। राज्य सरकार जब चाहे तब इन्हें डिसॉल्व कर देती थी और सत्ताधारी जो भी दल थे वो अपनी सुविधा के अनुसार इन संस्थाओं में चुनाव करवाते थे। लेकिन 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया और नगरीय स्थानीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया। नगरीय स्थानीय संस्थाओं की पहली बैठक की डेट से 5 वर्ष तक ये संस्था कंटिन्यू काम करेगी, उसके बाद नहीं। लेकिन किसी कारण से यदि इन संस्थाओं को 5 ईयर से पहले डिसॉल्व कर दिया जाता है तो डिसॉल्व की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ निर्वाचन किया जाना जरूरी है। नगरीय स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों की कुछ योग्यता भी हैं। इनकी वही योग्यता है जो राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की होती है। कोई भी व्यक्ति जिसने 21 साल की एज कंप्लीट कर ली है वो चुनाव के योग्य माना जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा सदस्यता संबंधी अयोग्यता निर्धारित की जाती है। अगर अयोग्यता संबंधी कोई विवाद होता है तो ऐसा फैसला उस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा जिसे राज्य विधानमंडल कानूनों में निर्धारित करे या उनकी व्यवस्था करे। नगरीय स्थानीय संस्थाओं की बहुत सारी शक्तियां हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची में उनके कुछ कार्यों का निर्धारण किया गया है और ये कहा गया है कि वो उन सारे काम को पूरा करे। राज्य द्वारा इस सूची में जो कार्यों को सौंपा जाता है वो राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन विधानमंडल से आशा की जाती है कि वे कानून द्वारा नगरीय स्थानीय संस्थाओं को ऐसे कार्य और शक्तियां दें जिसके माध्यम से ये संस्था प्रभावशाली तरीके से काम कर सके और आर्थिक सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बना सके। संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल को ये अधिकार दिया गया है कि वह नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कर, शुल्क और जुर्माना लगाने और उन्हें इकट्ठा करने का अधिकार दे। राज्य की संचित निधि से में भी इन संस्थाओं के लिए अनुदान की व्यवस्था होती है। हर नगरीय स्थानीय संस्थाओं का एक अलग से कोष होता है जिसमें कर, फीस, जुर्माना जमा करवाए जाते हैं और अपने कार्यों के लिए उसमें से ये राशि निकाली भी जाती है। राज्य वित्त आयोग का गठन 74वें संविधान संशोधन ने वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र में जैसा वित्त आयोग है उसी के आधार पर राज्य में भी वित्त आयोग का गठन किया। राज्य वित्त आयोग से ये उम्मीद की गई कि वह संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे और अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे। राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर, शुल्क और फीसों से होने वाली आय का राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं में वितरण करेगा। ऐसे कर, शुल्क और फीस का निर्धारण जो नगरीय स्थानीय संस्थाओं के द्वारा लगाए जाने हेतु उन्हें सौंपा जा सकता है। राज्य की संचित निधि से स्थानीय नगरीय संस्थाओं को सहायता अनुदान की व्यवस्था करेगा। नगरीय स्थानीय संस्थाओं की स्थिति को प्रभावशाली बनाने के लिए राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग को कोई भी कार्य दिया जा सकता है। राज्य वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपेगा।
साथ ही नगरीय स्थानीय संस्थाओं में लेखों के रखरखाव, उनकी जांच और उनके लिए अंकेक्षण संबंधी प्रावधान राज्य की व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। लेखों की विधि और इनको रखने के लिए एक प्रोफार्मा बनाया जाता है। राज्य का अकाउंटेंट जनरल का कार्यकाल और निर्देशालय नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लेखों का परीक्षण करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हर नगरीय स्थानीय संस्थाओं का चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व निर्वाचन विभाग को दिया गया। यह निर्वाचन विभाग नगरीय स्थानीय संस्थाओं के सभी चुनावों की मतदाता सूची तैयार करवाएगा, चुनावों पर निर्देशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण रखेगा। साथ ही संपूर्ण निर्वाचन का पूरी व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग की होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्माण, इनके कार्यकाल आदि के बारे में राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर व्यवस्था की जाएगी। जिला योजना समिति का गठन 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जिला योजना समिति का निर्माण किया गया। जिला योजना समिति जिले में जो भी ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के द्वारा योजनाएं हैं उनको एक समन्वित करके राज्य स्तर पर भेजेगी। राज्य विधानमंडल का ये कर्तव्य है कि वह कानून बनाकर जिला नियोजन समिति के सदस्य, उसका गठन, अध्यक्ष, उनके कार्य आदि के बारे में प्रावधान करेगा। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन के द्वारा महानगरों में भी नियोजन समिति के गठन का निर्णय लिया गया। इनके गठन, इनके कार्य के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा प्रावधान किए जाएंगे। नियोजन समिति से ये उम्मीद की जाती है कि वो महानगर के लिए विकास की योजना बनाएं और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी कदम उठाए। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए सारे प्रावधान संपूर्ण देश पर प्रभावी होंगे, लेकिन कुछ क्षेत्र में ये प्रभावी नहीं होंगे। संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र, खंड 2 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर ये प्रावधान लागू नहीं है। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गोरखा हिल परिषद के कार्य व शक्तियाँ इससे प्रभावित नहीं होंगे। हम ये कह सकते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। इससे इनके कुशलता, प्रभावीपन में वृद्धि हुई है। इन संस्थाओं में राज्यों में अब जब नियमित रूप से चुनाव होने लगे तो समाज के पिछड़े और शोषित वर्ग को भी इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व मिला और प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र का विकास हुआ। इन संस्थाओं की वित्त आयोग के गठन से वित्तीय स्थिति में सुधार आया। स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी बढ़ती चली गई। इन संवैधानिक संशोधनों के दायरे में राज्यों में इन संस्थाओं में अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए गए। इन संस्थाओं में लेकिन अभी भी कुछ सुधार की आवश्यकता है और यह सुधार शिक्षा के प्रसार के माध्यम से ही किया जा सकता है, ताकि शहरी और ग्रामीण लोगों में जागृति आए और वह अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सके। थैंक यू।